सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। देखिए, बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है मूलभूत विशेषताएं। मूलभूत विशेषताएं को जो हम विषय बोलते हैं बेसिक फीचर्स। विशेषता का सॉरी विशेषता का मतलब होता है फीचर्स भी बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर बेनिफिट्स भी, जो भी एनीथिंग एल्स कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मूलभूत विशेषता का मतलब होता है बेसिक फीचर्स। अब इसमें क्या है कि जो हमारा संविधान की रचना किया गया उसमें मूलभूत आवश्यकताओं का वर्णन किया गया कि कौन कौन सी आवश्यकता है एक मनुष्य को एक जीवन में अपने आप में सरवाइव करने का। लाइक दैट मैं एक बार आपसे पूछना चाहूं कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए हमारे जीने के लिए, क्या क्या चाहिए हमें नॉर्मली जो सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला जाए तो। हवा, पानी और बोल सकते हो कि भोजन। हाँ, ठीक है, ये जीने के लिए बेसिक नीड होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे संविधान में रचना करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो बेसिक विशेषताएं यानी कि मूलभूत विशेषताएं जिसे हम बेसिक फीचर्स बोलते हैं उसका वर्णन हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि उन विशेषताओं के माध्यम से ही हम अपने संविधान को एक बेहतर संविधान या फिर एक बहुत बेहतर या फिर बोल सकते हो महत्वपूर्ण संविधान के रूप में देखते हैं। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण या फिर जो बोल सकते हो कि सबसे बड़ा संविधान हमारा ही या फिर विख्यात संविधान हमारा ही भारत का देखा जाता है। ठीक है, तो इन संविधान की यानी कि भारत के संविधान की रचना करते समय ये देखने को मिला कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो नीड्स थे, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या नीड्स है भाई, हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और खाना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी एनीथिंग एल्स उसके रहने के लिए मकान, उसके पहनने के लिए कपड़े लाइक वो तो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक नीड होती है उसको हम देखते हैं वो तीन ही प्रकार की होती है, या फिर बोल सकते हो पानी, हवा और आपका बोल सकते हो खाना या फिर भोजन। ठीक है, तो ये आपका देखा जाता है बेसिक नीड, ये मनुष्य के लिए। उसी प्रकार हमारे संविधान की व्यवस्था करते हुए हमारा देखा गया कि आपका जो बेसिक नीड है उसका पूरा करने के लिए संविधान में इन सभी व्यवस्थाओं की रचना की गई थी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे 4.1 की। तो प्रस्तावना की बात है तो आपका देखा जाता है भारत का जो संविधान है देश के सभी लोगों को एक बेहतर संविधान में या फिर बेहतर समाज में विकास करने के लिए भारत का संविधान उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि भारत का संविधान काफी लचीला है और लोगों के या फिर शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो भारत का संविधान जो शासन कर रहा है वो लंबे समय तक हमें ये देखने को मिलता है कि सभी मनुष्य या फिर सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, और भारत के संविधान की जो रचना की गई है सभी वर्ग को एक समान दृष्टि के रूप में रखते हुए इसकी रचना की गई है, जो कि हमें ये देखने को मिलता है कि 6 दिसंबर 1946 में भारत के संविधान की रचना शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। यानी कि भारत के संविधान को बनाने में पूरा जो समय लगता है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को रचना करने में यानी कि तैयार करने में इसका टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब हम बात कर लेते हैं हमारे 4.2 की। तो 4.2 है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं लिटिल बिट। तो इसमें हमें यह देखने को मिला कि जो भारत का संविधान है वो हमारा लंबी एक बहस करने के बावजूद यानी कि एक लंबी बहस चली तब जाके भारत के संविधान की रचना हुई। और इसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि भारत के संविधान में जो लागू करने की व्यवस्था थी तो वो अधिनियम
1935 से ही बहुत ही ज्यादा, यानी कि भारत का संविधान जो रचना किया गया था ना, उसका 70% जो भाग है 1935 अधिनियम के रूप में लिया गया था। ठीक है, ये आपका जो टाइम पीरियड रहता है, महारानी विक्टोरिया के रूप में देखा जाता है कि 2 अगस्त 1935 में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सहमति प्रस्तावना के रूप में प्रस्तारित किया, प्रस्तारित मतलब यानी कि मतलब आगे बढ़ाया, उसी प्रस्तावना के माध्यम से भारत के संविधान का जो 70% जो है वर्णन आपका 1935 के रूप में ही लिया गया था, जिसके तहत हमने ये देखा कि यहाँ पर एक आता है केंद्र सूची, राज्य सूची, सामवर्तीय सूची। इन रूप में आपका देखा जाता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कार्य करता है। भारत के संविधान के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे संघीय व्यवस्था की ढांचा भी अपना ही, यानी कि सभी को संग लेकर अपने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना और विकास करना यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे विधायिका का कार्यपाल आपका बोला जाता है। विधायिका का जो रोल है दो रूपों में देखा जाता है कि एक लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। ठीक है, और विधायिका जो कार्य करता है और आपका कार्यपालिका उस विधायिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, कार्य करवाए जाते हैं, तो वो आपका काम करवाने का काम जो है वो आपका कार्यपालिका करता है। तो ये सारी बातें आपका देखा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही अर्जित किया गया। हमारे संविधान का जब ढांचा तैयार किया जा रहा था, हमारे संविधान की जब नींव रखी जा रही थी, तो 1935 की जितनी भी बातें थी, यानी कि 1935 में जो जो बातें कही गई, तो उसमें से 70% जो बातों को हमारे संविधान में ग्रहण किया गया था। क्लियर है? अब उसके तत्पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है 4.3, संविधान सभा। संविधान सभा की बात कर ली जाए तो संविधान को बनाने में संविधान सभा का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। यानी कि संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान संविधान यानी कि बोल सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसका देखा जाता है? संविधान सभा के सदस्यों का। ठीक है, जैसे कि हमें ये देखने को मिला कि जैसे आपका देखा जाता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस तरीके से संविधान सभा की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया, और उसकी रचना करते हुए भीमराव अंबेडकर ने खुद को संविधान बोल सकते हो कि प्रारूप समिति का और अलग अलग समितियों का जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि संविधान सभा की जो औपचारिकता बैठक की गई थी, तो जिसमें 4-7 सदस्य यहाँ पे भागीदार रूप में आगे बढ़े और संविधान सभा का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उसी व्यवस्था को हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर संविधान सभा का जो बैठक है वो आपका देखे जाता है कि अलग अलग जो राजनेता थे, जो बोल सकते हो कि राजनीति को बहुत बड़े बोल सकते हो विद्वान के रूप में जाने जाते, तो सर्वप्रथम इनका जो देखा जाता है कि प्रमुख माने जाते हैं, वो आपके बोल सकते हो भीमराव अंबेडकर, टीटी टीटी श्री कृष्णचारी और आपका अलंदी कृष्णा स्वामी। ठीक है, और उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी, और आपके बोल सकते हो कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाली मैया। ये आपकी एक ही स्त्री होती है, पट्टाभिस्ता मैया। ये आपकी पुस्तक में लिखा भी है। ठीक है, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। तो ये एक स्त्री होती है। क्यों? क्योंकि इस स्त्री को भी इसीलिए रखा गया कि जो पुरुष है वो महज स्त्री की भावनाओं के अनुसार कानून के बारे में नहीं बता सकती भाई, कि स्त्री के मन में क्या है, उसके लिए भी क्या इच्छा होनी चाहिए। अब मान लो कि भाई हम पुरुष हैं, भाई कानून बनाने की बात की जाए तो ठीक है, तो हम कानून बेहतर तरीके से बनाएंगे, लेकिन एक स्त्री की भी क्या इच्छा है हम उस स्त्री की इच्छा तो नहीं जान सकते ना। तो इसीलिए संविधान सभा के 7वें सदस्य के रूप में एक स्त्री को रखा गया, ताकि हमारे संविधान का गठन करने में स्त्री की भावनाओं का भी जिक्र स्त्री के द्वारा ही किया जा सके। क्लियर है? अब अब उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि संविधान सभा के जो प्रावधान है, जिसमें उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है, संविधान सभा की नींव रखी जाती है, और आपका देखा जाता है भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। प्रारूप समिति आपका देखा जाता है कि पूर्णतः हमारे संविधान की रचना करने का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रारूप समिति को माना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? प्रारूप समिति हमारे संविधान के तैयार करने का एक बोल सकते हो एक आईना है। ठीक है, अब जैसे हम घर को एक बनाने के लिए घर का आर्किटेक्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, घर का डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो प्रारूप जो समिति है
तो संविधान की रचना करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर जो तैयार करने का तो प्रारूप समिति का जिम्मेदारी था। तब उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि 26 नवंबर 1939 में संविधान का हस्ताक्षर किया गया, यानी कि संविधान सभा के संशोधन के रूप में हस्ताक्षर किया गया। और 2 माह के पश्चात आपका देखा जाता है कि 26 जनवरी 1950 में आपका देखा जाता है भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे हमारे जो बात आता है, पूर्णतः हमें मिलता है कि हमारे संविधान की व्यवस्था का जो नींव रखने का जो व्यवस्था है, हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा बड़ी बाती आगे बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब बात कर लेते हैं हमारे 4.4 की। तो 4.4 की बात कर लेते हैं, तो प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका देखा जाता है संविधान सभा का जो प्रमुख विशेषता है, जो कि संविधान का सर्वोपरि जो माना जाता है कि भारत का संप्रभुता होना चाहिए, यानी कि सबको अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सब अपने अपने अधिकार, गणतंत्र राज्य होना चाहिए। ठीक है, आपका देखा जाता है कि राजशाही नहीं होना चाहिए, राजशाही की व्यवस्था यानी कि राजा का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जिस तरीके से राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी विशेषता थी। स्वतंत्रता और न्यायपालिका का व्यवस्था होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, इन सभी रूप में आपका देखा गया कि हमारे प्रमुख विशेषताओं का वर्णन देखने को मिलता है कि हमारे संविधान में इन सभी बातों को जिक्र करते हुए व्यवस्था लागू की कि लोकतंत्रीय व्यवस्था के रूप में आपका मताधिकार ही नहीं बल्कि जीवन का अधिकार, यानी कि जो मताधिकार है वो जीवन का अधिकार है, ना कि लोकतंत्र में दिया गया अधिकार है। ये मताधिकार को ना जीवन का अधिकार के रूप में हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। क्लियर है एवरीवन? अब उसके तत्पश्चात आपका आ जाता है 4.4.1 आपका सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य। सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य का जिसका अंतर्गत हम ये देखने को मिला, संविधान की प्रस्तावना में ये घोषणा किया गया कि हमारे देश में सार्वभौम व्यवस्था होना चाहिए। सार्वभौम यानी कि जो आपका देखा जाता है कि सभी व्यवस्थाओं में, यानी कि सभी संस्थाओं का अपना अपना जो एक स्वतंत्रता होता है, ताकि वो अपने अनुसार अपना विकास कर सके। सबको अपने अपने देश में और अपने संस्कृति को आगे बढ़ने के लिए सबको अधिकार दिया गया। ठीक है, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर संप्रभुता की व्यवस्था आगे बढ़ी। संप्रभुता का मतलब होता है कि सबके प्रभुत्व, यानी कि सबके अस्तित्व की भावना या फिर सबके व्यवस्थाओं को आगे और सराहनीय माना गया। सराहनीय यानी कि रिस्पेक्टफुल माना गया था। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या आया, गणराज्य और लोकतंत्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीय सरकार और आपका जो राजाशाही व्यवस्था था उसे समाप्त कर दिया गया। और आपका देखा जाता है कि जो इसका उद्देश्य था, यानी कि सार्वभौमिक लोकतंत्र, सार्वभौमिक यानी कि सबको, लोकतंत्रीय व्यवस्था यानी कि सब अपने चुनावी व्यवस्था के अनुसार भी किसी भी नागरिक को उम्मीदवार के रूप में चुन सकते हैं। तो ये आपका सार्वभौमिक लोकतंत्रीय गणराज्य के रूप में है कि हम अपने आप में अब सक्षम हो चुके हैं कि हम अपने अनुसार अपनी व्यवस्थाओं, अपने अपना ध्यान हम स्वयं रख सकते हैं और तथा चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सार्वभौमिक लोकतंत्रीय गणराज्य था। अब उसके तत्पश्चात आपका आ जाता है 4.4.2। ठीक है, यानी कि राज्यों का संघ। राज्यों का संघ जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला कि संविधान में एक प्रमुख बातें कही गई कि भारत में जो राज्य है उनको संघ माना जाए, यानी कि सभी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, ना कि इस राज्य का विकास अत्यधिक किया जाए, इस राज्य पर इतना ध्यान दिया जाए, अपितु सभी राज्यों को बराबर अधिकार तथा बराबर तरीके से विकसित किया जाए। अब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं तो भाई गुजरात को ही विकसित बना दिया जाए और बाकी किसी और राज्य को बनाया ही नहीं जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि राज्यों का जो संघ है, सभी राज्यों को एकजुट यानी कि एकता के धागे में पिरोकर आगे बढ़ना, ठीक है, वो आपका राज्य संघ के रूप में देखा गया। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अनुच्छेद 1 में संविधान के नए राज्यों का गठन करते हुए इसकी प्रस्तावना को आगे बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत आपके देखे जाते हैं कि यहाँ पर राज्यों का गठन करते समय हमारी बात कही गई कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, जैसे कि
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस तरीके से किया गया 1956 में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, ऐसे ऐसे राज्यों का धीरे धीरे अब गठन होने लगा। और आपका देखा गया कि 2000 में 3 नए राज्यों का और ज्यादा गठन किया गया। और वो राज्य थे आपका उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और 1975 के अंतर्गत आपका सिक्किम व्यवस्था जो भारतीय संघ का आपका शामिल किया गया, यानी कि सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यहाँ पे क्या है कि राज्यों का गठन करते हुए सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया। सभी राज्यों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार विकसित होने की भावनाएं रखी गई और सभी राज्य अपने आप में आगे बढ़ सके। तथा आपका देखा जाता है कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश था विभाजित किया गया और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख ये सारी बातें रखी गई। क्लियर है? तो इस स्थिति में हमने ये देखा कि सभी राज्यों को हमने बराबर अधिकार दिए और अपना विकास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और सभी राज्यों को हमने एक इक्वली रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपने कानून व्यवस्था का निर्माण किया या फिर कानून व्यवस्था का सहारा लिया। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जिसे हम बोलेंगे बेसिक राइट्स या फिर बोल सकते हो बेसिक राइट्स, हम जिसे हम बोलते हैं। मूल अधिकार की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मनुष्य को हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए जिसके अंतर्गत हमारा जो हर एक मानव है जिसमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सरल तथा सुगम बना सकता था। ठीक है, जिसके अंतर्गत बात कर लीजिए मूल अधिकारों की तो यहाँ पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार और संविधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 अधिकारों को वर्णित करते हुए हमारे संविधान में तथा इसमें एक 7वां अधिकार भी था जो आपका संपत्ति का अधिकार, जो हमारे संविधान में जब रचना करते हुए संविधान के रूप में यहाँ पर इस अधिकार को भी वर्णित किया गया। लेकिन हमारे संविधान के मूल अधिकार से इसे हटाकर कानून का अधिकार में बदल दिया गया जो कि अनुच्छेद 44वें अनुच्छेद के संशोधन के रूप में इसे समझा जाता है। ठीक है, पहले हमारे संविधान में मूल अधिकारों में आपका संपत्ति का अधिकार को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार में आपका कानून के रूप में अधिकार बना दिया गया। वो कौन सा था? अनुच्छेद 44वां था। ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार था। एक आता है संपत्ति का अधिकार, तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा उसे कानूनी अधिकार में बदला गया? तो अनुच्छेद 44वें संशोधन के रूप में आपका देखा जाता है कि मूल अधिकार को रूप में हटाकर उसे कानून का अधिकार में तब्दील या फिर बदल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तब उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार को संपत्ति कानून के अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, आपका देखा जाता है संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार में से हटाकर कानून के अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है मूल अधिकारों का संविधान के भाग 3 में रखा गया, यानी कि मूल अधिकार का जो जिक्र है ना हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है कि मूल अधिकार का जो जिक्र है वो हमारे कौन से भाग में किया गया है? 3 में जिक्र किया। ठीक है, अब उसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि कुछ ऐसे भारतीय नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिसके अंतर्गत वो आपके सर्वोपरि माने जाते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, तो हमारे संविधान में ये सारी बातों को जिक्र करते हुए आपका देखा गया कि इन सभी बातों को आगे बढ़ाने और संविधान को अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। जैसे आपातकाल की व्यवस्था को भी देखा गया कि ये भी हमारे अधिकार के रूप में आपातकाल की स्थिति में हमारे अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर भारत में किसी भी स्थगित मतलब स्टॉप कर देना, मान लो कि हमारे आपातकाल लगा था 1975 के आसपास जो हमारे इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल, तो उस समय सभी लोगों का अधिकार को ना छीन लिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप तो हमारे भारतीय संविधान में हर एक मनुष्य, हम भारतीय लोगों को जीने के लिए सारे मतलब जो मूलभूत अधिकार दिए गए जिसके अनुसार
वो अधिकारों का प्रयोग करके मानव अपने जीवन को सुगम तथा सरल बना पाता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो हमारे स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के रूप में हमारा देखा जाता है कि 14 से लेके आपके अनुच्छेद 32 तक कुछ अधिकारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो हमारा पहला आ जाता है आपका बोल सकते हैं कि आपका समता का अधिकार या फिर आपका बोल सकते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हर एक मनुष्य, चाहे आपका जाति वर्ग हो, चाहे आपका किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सभी मनुष्य जाति पाति और अनुच्छेद बोल सकते हो कि उच्च जाति नीच जाति सभी व्यवस्थाओं के अनुसार या फिर आर्थिक व्यवस्था चाहे सामाजिक व्यवस्था सभी व्यवस्थाओं के अनुसार हर एक मनुष्य समाज में या फिर भारतीय लोग एक समान है, यानी कि सभी एक समान इक्वालिटी के रूप में है। वो आपका हमारा आ जाता है समानता का अधिकार। क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? और समानता का अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित किया गया है हमारे समानता के अधिकार को। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर ली जाए तो हमारे व्यक्ति को हमारे जीवन को जीने के लिए सरल बनाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी दिया दे रखा है कि हर एक मानव स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सकता है, अपने इच्छाओं के अनुसार वो किसी भी स्थान पर आ जा सकता है और तथा अपना मकान या फिर जो भी हो वो किसी भी स्थान पर संगठन बनाकर शांतिपूर्ण संगठन बना सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित किया गया है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान में सभी मनुष्य को स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी दी गई है और अपने आप में विकसित होने की आजादी दी गई है, जिसके कारण हम अपना विकास करने में सक्षम हो पा रहे हैं। क्लियर हो गया? एवरीवन गॉट इट? ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है आपका देखा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो अब बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा जाता है आर्टिकल आपका देखा जाता है कि आर्टिकल 23 से वर्णित किया गया है। 23 यानी कि 23 से लेके ये आपका 28 तक, आर्टिकल 28 तक आपका देखा जाता है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मानव के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अगर शोषण हो रहा हो या फिर अत्याचार हो रहा हो या फिर बोल सकते हो उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, जो चाहे किसी भी प्रकार से प्रताड़ना कोई टॉर्चर उसे कर रहा हो, वो अपने इस व्यवस्था के विरुद्ध जाकर न्यायालय के व्यवस्था में आगे बढ़ सकता है और अपने अधिकारों की मांग करते हुए न्यायालय का सामना या फिर न्यायालय के विरुद्ध अपनी प्रस्ताव को रखते हुए अपनी अधिकारों के बारे में लड़ सकता है। तो शोषण से के विरुद्ध अधिकार से हमारा तात्पर्य यही होता है कि जब मनुष्य के अधिकारों का कोई हनन करता है या फिर दोहन करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। जिसमें आ जाता है लिंग हो गया, जाति पात, ये सारी व्यवस्था आ जाता है कि ऊंच नीचे जितने भी आते हैं वो सभी के अनुसार हमारा क्या है शोषण हो रहा हो तो उस पे भी हमारा अधिकार के रूप में हम आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 28 तक वर्णित किया गया है। क्लियर है एवरीवन? अब उसके बाद हमारा अगला अधिकार आ जाता है, सॉरी आर्टिकल 23 से लेकर 28 तक नहीं 24 तक है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, मिस्टेक हो से मैंने बोल दिया। आर्टिकल 23 और 24 ही है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका शुरू होता है 25 से 28 तक, ठीक है। यानी कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है, जिसमें हम अपने अपने धर्म को अपने अपने धर्म के प्रचार भी कर सकते हैं तथा अपने धर्म को अत्यधिक प्रायोरिटी दे, ये हमारी बोल सकते हैं। या फिर आपके धर्म के प्रति कोई कटाक्ष व्यंग कर रहा है या फिर बोल सकते हो कि आपके धर्म का दोहन कर रहा हो, आपके धर्म को गाली दे रहा हो या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहा हो, तो आप उसके रूप में भी धार्मिक अवस्था की या धार्मिक स्वतंत्रता के माध्यम से आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दायर करके तथा अपने धर्म की व्यवस्था की रक्षा करते हुए आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका पांचवा अधिकार आता है संघ।
दोहन का मतलब होता है जब आपके अधिकारों का कोई हनन करने लगे। हनन करने मतलब तोड़ने लगे। लाइक दैट, जैसे कि मान लो कि मैं हिंदू हूँ भाई, मेरे को बोल सकते हो कि मैं मतलब गणेश चतुर्थी या सरस्वती पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में कोई आपके मुस्लिम लीग आए और कहने लगे कि नहीं तुझे नहीं करना, ये हमारे धर्म की तू पूजा कर, अपने धर्म की पूजा मत कर। ये आपका होता है दोहन। क्लियर है? अब उसके बाद आपका अब उसके बाद आपका आ जाता है पांचवा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के अंतर्गत हमारे देखेंगे कि 29 से लेकर 30 तक वर्णित किया गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक वर्णित किया गया है, जिसमें सभी संस्कृति को आगे यानी कि सभी कल्चर्स को प्रायोरिटी देने का अधिकार है। हम ये नहीं कि सामने वाला किसी धर्म की पूजा कर रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, ना उसे हम उस पर कटाक्ष व्यंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दायर करके उसके सामने मुकदमा दायर करके हम उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो इस व्यवस्था में हमारा संस्कृति के अधिकार तथा इसमें और बातें बोली गई है कि सभी को शिक्षा यानी कि शिक्षा व्यवस्था लेने का अधिकार है। हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। वंचित यानी कि शिक्षा को ना पाने के लिए दूर नहीं रख सकते। सभी को हमारे व्यवस्थाओं में शिक्षा का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार के साथ साथ जोड़ा गया है। तो ये था आपका पांचवा अधिकार। अब उसके बाद हमारा आ जाता है छठा अधिकार की बात कर ली जाए। छठा अधिकार की जिसके अंदर बात कर ली जाए तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके अंतर्गत भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने आपका संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि इसे अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत बार आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था संविधान का। तो संविधान की आत्मा होती है संवैधानिक उपचार। इसमें क्या है कि आपको ये जितने पांचों ऊपर अधिकार दिए गए थे ना, अब उन अधिकारों का कोई दोहन या हनन करता है या फिर उसके कोई खिलाफ होता है, तो उस परिस्थिति में आप संवैधानिक उपचार, उपचार का मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को बुखार लग गया तो मैं उपचार करूंगा, यानी कि इलाज। ठीक है? तो अगर कोई आपके इन अधिकारों का हनन करता है तो आप इसका क्या करोगे? इलाज करने के लिए न्यायालय में जा सकते हो। ये हमारे संविधान में प्रावधान के रूप में लिखा गया है। क्लियर है? इट मीन्स कि अगर आपके ये जो पांचों पॉइंट में से यानी कि पांचों अधिकार में से कोई भी संविधान के अधिकार का आपका हनन कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उस हमारे संवैधानिक उपचार के अधिकार के अनुसार आप अपने होने वाले अन्याय के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जा सकते हो। ये थे आपके 6 अधिकार जो कि पूर्णतः समाप्त हो गए। क्लियर हो गया सभी को? अब उसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट। अब हमारा अगला पॉइंट है 4.4.4। ठीक है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि पूर्णतः आपका देखा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आपका देखा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से वर्णित किया गया है या फिर लिया गया है। जो इसके सिद्धांतों की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि न्यायालय या फिर कानून व्यवस्था का पालन करने वाले की व्यवस्था को देखने को मिलता है। यानी कि हर एक व्यक्ति कानून तथा न्यायालय का पालन करे। कोई भी व्यक्ति कानून तथा न्यायालय के ऊपर ना हो, सब अपने आप में विकसित हो और अपने कानून का अधिकार यानी कि कानून का जो अधिकार दिया गया है उसका कल्याण करने में वो कानून के अनुसार अपना कल्याण कर सके, जिसके अंतर्गत संविधान के सिद्धांतों की व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रायोरिटी दिया जाता है। और राज्य में हर प्रकार के जो नीति व्यवस्था लाई जाती है वो कानून के अनुसार लोग उसका पालन कर सके। इसी को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि मूल अधिकारों के रूप में नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में जोड़ा गया है। यानी कि संविधान के मूल अधिकार यानी कि संविधान का मूल अधिकार है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य मिलकर एक देश का गठन करता है, एक राष्ट्र का गठन करता है। तो उस राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं अगर वो कानून तथा न्यायालय का सम्मान करेंगे तो जाहिर सी बात है संविधान के अनुसार उनका जो विकास है विकास स्तर में बढ़ोतरी। तो हम बात करेंगे अब इसके अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला टॉपिक है 4.5
4.5। मूल कर्तव्य से हमारा अभिप्राय यह है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर बेसिक ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब आपका कर्तव्य भी हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब भी आपका दायित्व हो जाता है। ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो बोला गया है कि जिस तरीके से हमारे जीवन को सरल तथा सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए भारतीय संविधान में हमारे अधिकारों का यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपके मूल कर्तव्यों के बारे में भी वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए हमारे मौलिक या फिर मूल कर्तव्य, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुसंधान के अंतर्गत 42वें संशोधन 1946 में वर्णित किया गया मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान से जोड़ा गया था। ठीक है। यानी कि कौन से संशोधन से? 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। इसे रूस के संविधान से लिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य जिसे हम मूल कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है, उसे मौलिक कर्तव्यों के नाम से भी जाना जाता है। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया ये जो आपका देखा जाता है कि रूस के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 42 के संशोधन के रूप में, यानी कि अनुच्छेद 42 जब संशोधित किया गया था ना, उस समय मौलिक अधिकारों को 1972 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। दैट्स क्लियर एवरीवन। अब उसके तत्पश्चात भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार हमारे मौलिक कर्तव्यों को प्रदान करते हुए उनके जीवन को सरल तथा सुगम बनाने का प्रावधान है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इसीलिए जोड़ा गया था कि हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को यानी कि अपने देश के प्रति उसका एक अपना कर्तव्य हो, उसको हमारे मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया। यहां तक सभी को क्लियर है? तो भारतीय संविधान में देश की अखंडता और देश की स्वतंत्रता पर हमारे इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ते हुए भारतीय नागरिकों पर ये हमारा एक मौलिक यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में दिखाया गया। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है, यानी कि कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। उसी 11 संख्या के अनुसार हमारे मौलिक कर्तव्यों को विभाजित किया गया है। तो अब देखते हैं जिसके अंतर्गत हमारे 11 मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार हम देखते हैं कुछ कर्तव्यों के बारे में। सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार चलना होगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना होगा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होगा। ठीक है। अब जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, यानी कि देश की जो एकता है यानी कि इक्वालिटी है, और अखंडता क्या है कि हमारा देश अखंड भारत है, यानी कि खंडन नहीं किया, जिसका विभाजित नहीं किया जा सकता, उसकी अखंडता की स्वभाव को बनाए रखना तथा नागरिक जो है वो प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधनों का दोहन ना करे। दोहन इट मीन्स कि बोल सकते हो प्राकृतिक का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करे या फिर प्राकृतिक पर किसी भी प्रकार के हानि या फिर चोट ना पहुंचाए प्राकृतिक को। ठीक है। तो वो हमारा मूल कर्तव्य है जो हमारे देश के कुछ अपने बोल सकते हो कि भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। देश की रक्षा करना भी हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है। अब जिसके अंतर्गत हमारे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करना भी हमारे मूल कर्तव्यों के लिए एक है। अगर अगर स्वतंत्रता की बात आए तो हमारे राष्ट्र के प्रति आंदोलन करना या फिर आंदोलन को बढ़ावा देना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हमारे स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हानि ना हो या फिर हमारा स्वतंत्रता कोई छीन ना ले, इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। इट मीन जाहिर सी बात है यार
कि अगर आपके घर पे कोई अटैक कर रहा है, पड़ोसी आपका घर को मारने लगे, आपके घर पर अटैक करने लगे, तो क्या आप उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे, उसके खिलाफ लड़ोगे नहीं? तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य ही है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता कोई छीनता है तो उस स्थिति में आप आंदोलन करोगे, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे 4.4.6 की, यानी कि संघ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसके बिना सोचो कि यार ये पेपर नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि ये देखो, और इसे पढ़ भी लो बहुत अच्छे से। ये हर साल, हर आपका देखा जाए पोल साइंस के टॉपिक्स में आपका ऐड होता जाएगा। थर्ड ईयर में भी ऐड होगा, सेकेंड ईयर में भी ऐड होगा। थर्ड ईयर में तो फिर भी चलो कम हो जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर में तो कह ही नहीं सकते भाई। सेकेंड ईयर में तो ये पूरे एक एक टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन है जो आपको हर साल पूछता है, ये पूछता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लें, और इसका तो आपको अगला चैप्टर्स भी आएंगे, इसके बेसिस पे एक एक चैप्टर्स भी होगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब बात कर लेते हैं हमारा, आपका आ जाता है 4.4.6, जिसके अंतर्गत हम, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे तीन अंग है, यानी कि तीन रूप में हमारे भारतीय संविधान का या सरकार का काम चलता है। यानी कि सरकार का जो अंग है कितने प्रकार का है भाई? तीन प्रकार का है। एक तरफ आपका देखा जाए तो आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इन तीनों के द्वारा ही हमारे सरकार को चलाया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हमारे व्यवस्थाओं के अनुसार, तो विधायिका का क्या काम होता है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विधायिका क्या है? संसदीय प्रणाली शासन में अपना, ठीक है, यानी कि विधायिका का जो रोल है, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका को देखा जाता है। अगर जिस क्षेत्र में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली इट मीन्स कि जहां पे संसद का अधिकार है, तो वहां पे विधायिका का रोल देखने को मिलता है। ठीक है, विधायिका क्या करता है? ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यानी कि पूरे सरकार का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन करता है भाई? आपका देखा जाता है राष्ट्रपति। कहने का मतलब यह है कि एक है मैनेजर, एक है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बड़ा हुआ, मैनेजर छोटा हुआ। ठीक है, मैनेजर क्या होगा कि वो बताएगा कि इस तरीके से करना है, डायरेक्टर क्या देगा? पूरा उसका व्यवस्था चलाएगा। ठीक है, तो विधायिका के रूप में क्या रहता है? ये आपका अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में राष्ट्रपति देखा जाता है, और मुख्य सरकार के रूप में देखा जाए आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत विधायिका क्या काम करता है? विधायिका क्या कार्य करता है? कानून व्यवस्था का निर्माण करने की प्रक्रिया विधायिका के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि जो कानून या फिर बिल निर्माण करने की व्यवस्था है ना, विधायिका करता है। ठीक है, अब कार्यपालिका क्या करता है? विधायिका द्वारा बनाया गया बिल, उसको कार्य में करवाने का काम करता है, यानी कि लोगों पर वो कार्य करवाने का काम करता है। मान लो कि विधायिका ने बिल पास किया भाई लोकसभा और राज्यसभा में कि 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये बिल पास हो गया। कार्यपालिका क्या करेगा? उस बिल पर अपना कार्य करवाएगा कि हाँ भाई अब 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो कार्यपालिका का समझ में आ गया और विधायिका का समझ में आ गया। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सभी को? देखो, विधायिका कोई भी कानून विधायिका कोई भी कानून बनाता है, तो विधायिका द्वारा जो भी कानून या बिल पास कर, तो उसके द्वारा जब विधायिका जो भी कानून बनाता है, तो कार्यपालिका उन कानूनों को काम करवाने का कार्य आपका कार्यपालिका के द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लिया जाए कि आरक्षण की व्यवस्था इस वर्ग को दिया गया, विधायिका वो कानून बना रहा है। ठीक है, अब आरक्षण की व्यवस्था जिस तरीके से दिया जाएगा, सब चीज जो काम की जिम्मेदारी है वो किसके पास आएगा भाई? वो कार्यपालिका के तौर पे आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो कि एक स्कूल चलाने वाला प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, अब उसके अंडर में टीचर होता है। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल के भी ऊपर की बात की जाए तो वो कौन होता है भाई? वो आपका देखा जाता है कि उस स्कूल का डायरेक्टर, जिसका जो पूरा मतलब स्कूल जिसके नाम पे है। ठीक है, वो हो गया। तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल को आदेश देगा।
ठीक है। फिर प्रिंसिपल क्या देगा, टीचर को आदेश देगा इस तरीके से करने का। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो यानी कि विधायिका जो भी कानून बनाता है तो कार्यपालिका उन कानूनों का कार्य करवाने का काम करता है। ठीक है, अब इनके इसके द्वारा आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो आपका अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो कि एक संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस किस तरीके से किया जाता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक वर्णन किया गया है। क्लियर है। अब उसके तहत आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति के नाम पर देखा जाए, राष्ट्रपति आपका देखा जाता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो ये आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली को हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रपति की जो व्यवस्था देखने को मिलती है अमेरिका के रूप में लिया गया है। अमेरिका का जो देन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति प्रणाली को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति की जो भूमिका देखी जाती है, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष माना जाता है, तीनों सेनाओं का मुखिया माना जाता है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है हमें यह देखने को मिलता है कि उसकी मिनिमम यानी कि कम से कम 35 वर्ष की आयु वो कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, और वह भारत का नागरिक हो, वही आपका राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो देखा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का सभापति की व्यवस्था भी आपका देखा जाता है कि उसके जो चुनाव है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है, उसका जो चुनाव है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति ही उसे चुनकर न्यायाधीश की व्यवस्था पर लाता है। क्लियर है, जिसे हम नियुक्ति बोलते हैं यानी कि चुनकर लाना। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिसके अंतर्गत हम कैबिनेट मंत्रियों की व्यवस्था देखेंगे कि अलग अलग कैबिनेट मंत्री अलग अलग उम्मीदवार के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है और मंत्रिमंडल का गठन करती है, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मंत्रिमंडल की व्यवस्था को देखने को मिलता है तथा संभालने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्रिमंडल की व्यवस्थाओं को चलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है संसद या विधायिका। देखो, विधानमंडल या फिर विधायिका ये हमारे संसदीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कानून व्यवस्था का नीति व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर संसद की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा आपका देखा जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जो आपके राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, ठीक है, तो इसमें हमने यही देखा कि विधायिका की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि वो आपके साहित्य या फिर कला क्षेत्र में अपने आप में निपुण हो। उन 12 सदस्यों को मनोनीत करके राष्ट्रपति आपका बोल सकते हो कि संसद का सदस्य बनाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बात कर लेते हैं तो हमारे सदस्य के रूप में आपका लोकसभा और राज्यसभा के रूप में आपके चुने जाते हैं। लोकसभा की बात कर लीजिए तो यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 राज्यसभा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि चुना जाता है। ये राष्ट्रपति डायरेक्ट इन सदस्यों को चुनता है। कहने का मतलब ये है कि जो 12 सदस्य जो होते हैं ना, वो किसी साहित्य क्षेत्र में बहुत ही निपुण होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं को ना डायरेक्ट बिना चुनाव के रूप में राष्ट्रपति चुनकर उन्हें सदस्य बनाता है, वो आपका मनोनीत कहलाता है। क्लियर है। अब उसके तत्पश्चात आपका अगला पॉइंट है जो आपका न्यायपालिका, यानी कि हमारे संविधान में न्याय का प्रावधान है। न्याय यानी कि हम भाई हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का हनन हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम अपने अधिकारों का तथा अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध हम
जाकर न्यायिक प्रणाली के रूप में अपने आप को विकसित कर सकते हैं। ये आपका न्यायपालिका के रूप में कहलाता है, यानी कि न्यायपालिका कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम यही देखते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी, अगर संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं चलता है या फिर कानूनों का उल्लंघन करता है या फिर कोई भी अपने आप को इस तरीके से दंगे फसाद की व्यवस्था में पाया जाता है या फिर कोई भी कानून से अपने आप को ऊपर मानता है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका का प्रावधान है उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेना या फिर उस पर मुकदमा दायर करना। ठीक है। और कोई व्यक्ति का किसी भी प्रकार के धार्मिक व्यवस्था या फिर किसी भी व्यवस्था से अगर कोई शोषण कर रहा हो, उस पर अत्याचार कर रहा हो, तो उस स्थिति में भी हमारे संविधान में न्याय पाने का प्रावधान है, उसे ही न्यायपालिका देख-रेख करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और आपका जिला न्यायालय जो है, ये हमें देखने को मिलता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, तो हमारे भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? एनीवन टेल मी? कोई जानता है? यानी कि हमारे पूरे भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्लियर हो गया सभी को? अब उसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, 4.5 आपातकाल प्रावधान। हमारे संविधान में देखो, प्रावधान का मतलब होता है आपातकाल से मतलब निकलना। प्रावधान या भी बोल सकते हो आपातकाल के टाइम पीरियड, इसमें क्या देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान की बात की जाए तो हमारे अनुच्छेद 18 से लेके अनुच्छेद 18 में, सॉरी, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल का प्रावधान रहेगा। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल की प्रावधान रहेगी, जो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि भारतीय संविधान के रूप में जोड़ा जा चुका है। अगर पहले प्रकार की बात की जाए तो 352 की बात कर लेते हैं। तो 352 में हमारे अगर कोई बाहरी युद्ध का आक्रमण हमारे देश पर करता है, तब जाके आपातकाल लगाता है। यानी कि मान लो कि चीन हुआ या फिर पाकिस्तान हुआ या फिर कोई भी देश हुआ, हमारे पर किसी प्रकार का आक्रमण करता है, तब उस स्थिति में हम आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की बात की जाए तो जिस प्रकार आपका देखा जाता है कि 1962 में पहली बार चीन के साथ युद्ध हुआ, तो उस स्थिति में भी आपका आपातकाल घोषणा किया गया था। ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाता है कि 1968 में भी आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है। अब जैसे कि आपका पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ 1971 में, उसके दौरान भी आपातकाल घोषित किया। यानी कि जब युद्ध की स्थिति भी बरकरार रहेगी ना, तब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है। तो ये थे आपके, बोला जाता है कि वह जब युद्ध की घटना घटी थी। ठीक है। और आपका देखा जाता है कि 25 जून 1975 में जो आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जो कि आपका देखा जाता है लगभग 2 सालों तक ये आपातकाल रहा और 1972 में हटाया गया। तो ये तीसरा आपातकाल था जो भारत के रूप में, ये तीसरा आपातकाल आलोचना के रूप में देखा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए ये आपातकाल लगाई थी। भारत में इसकी जरूरत नहीं थी, ना युद्ध की स्थिति थी, ना किसी प्रकार का था, ये बस अपने फायदे के लिए लगाया गया था आपातकाल। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 4.5.1, यानी कि सामान्य आपातकाल। देखो, इस आपातकाल में तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा खतरे में हो जाए, चाहे वो युद्ध की स्थिति में हो या फिर दुश्मन देश देश द्वारा किसी भी तरह से खतरा महसूस हो। यानी कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके द्वारा जब हमारे पर खतरा मंडराए, तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? सामान्य आपातकाल वो कहलाता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे देश पर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराता है ना, कि हमें लगे कि यार, मतलब हमारा हमें हम पर आतंकवादी हमला होने वाला है, या फिर कोई भी दुश्मन, यानी कि जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई, हमारा दुश्मन है। ठीक है। तो लगे कि पाकिस्तान हम पर हमला करने वाला है, या फिर
किसी प्रकार का हमारा खतरा महसूस होता है, तो उस स्थिति में हम आपातकाल लगा देते हैं, तो ये सामान्य आपातकाल होता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा अगला आपातकाल आता है, जो हमारा देखा जाता है संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा जो कि आपका देखा जाता है, जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 से लेके अनुच्छेद के आसपास देखा गया 356 अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है संवैधानिक आपातकाल, जिसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का राज्यपाल या फिर राज्य के संवैधानिक संकट, यानी कि जब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से ये जाहिर कर दे कि भारत या फिर किसी भी देश में जो आपातकाल की स्थिति हो, तो हमारे भारत की बात कर ले तो अगर भारत के राष्ट्रपति ये जाहिर कर दे कि भारत का जो संविधान है खतरे में है, ठीक है, वो खतरा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की इस बोली पर ही आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत हमारा केंद्र सरकार का अधीन आपका राष्ट्रपति देखने को मिलता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके शक्तियों को नियंत्रण किया जाता है। तो ये आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये आपका तीसरा आपातकाल था। क्लियर हो गया। अब उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी कि अब इसमें क्या है ना कि ये तीसरे आपातकाल में राष्ट्रपति जब चाहे जब आपातकाल लगा सकता है, जब उसे लगे कि भारत का संविधान खतरे में है, तो तब उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि भारतीय संविधान के खतरे को बचाने के लिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यहाँ की राष्ट्रपति शासन यहाँ पे वर्ग करने लगता है। अब यहाँ पे संविधान के अनुसार नहीं चलता, राष्ट्रपति जो बोलेगा राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे लोगों को चलाया जाता है, तो वो आपका संविधानिक आपातकाल की व्यवस्था कहलाती है। ये आपका तीसरा आपातकाल था। क्लियर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 4.5.3 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब पैसे से संबंधित यानी कि आर्थिक कमजोरी आ जाती है, यानी कि भार जैसे बोल सकते हो कि तंगा आ जाता है, तंग हो जाता है, यानी कि हाथ तंग होने का मतलब होता है पैसे की कमी पड़ गया, तो भार या फिर किसी भी हमारे भारत की बात कर लेते हैं, हमारे अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 360 में यह वर्णन कहा कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल को जोड़ा गया है कि जब ऐसा संकट हो या फिर जब लगे कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई हो, तब आपका देखा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसे वित्तीय संकट से दूर करने के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है। ये आपका थर्ड था। बाकी जो ऊपर वाला जो था ना सामान्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल, ये आपका पर्टिकुलर देखा जाता है कि ये दोनों एक ही है। ठीक है। ये दोनों ये तीन आपके हो गए, यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, सामान्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा और आपका वित्तीय आपातकाल, ये आपके तीनों आपातकाल कंप्लीट हो गए। ओके एवरीवन। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 4.6। 4.6 जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे संघवाद। संघवाद का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है वो एक संघ के रूप में नहीं देखकर हमारा जो देखा जाता है यहाँ पे केंद्र की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो स्वतंत्रता के रूप में वर्ग करता है। भारतीय भारत के संविधान 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है, यानी कि केंद्र का अलग स्थान है और राज्यों का अलग स्थान है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का जो बात की जाए तो इन दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने प्रावधान है। ठीक है। इन दोनों के अंतर्गत बात कर लेते हैं संघवाद का, तो हमारा जो देश है सभी की व्यवस्थाओं का कदर करते हुए सभी को एक संघ में, ठीक है, सभी को एक संघ में लेकर चलने की प्रावधान को ही संघवाद कहा गया, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो तरीका है चलने का, अपना विकास करना ही इसका महत्वपूर्ण तरीका या फिर बोल सकते हो महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत बात कर लेते हैं हमारे 1990 के आसपास का जो बात है, जो राजनीति पृथकीकरण हुआ था पूरे विश्व में, जो देखा गया कि राजनीति व्यवस्था में पृथकीकरण हुआ था किसका भाई,
1990 से 90 के दौरान आपका देखा गया कि सोवियत संघ का विघटन का महत्वपूर्ण पहलू स्टार्ट हो गया। ठीक है। और देखा जाता है कि संघवाद की स्थिति में हमारे देश में भी क्या हुआ, अब तेलुगु भाषा के अनुसार बोल सकते हो कि जो क्षेत्रों का निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है। तो उस स्थिति में भी हमारा जो संघ है वो बिखर रहा था। ठीक है। तो उसी व्यवस्था को हम देखने को मिलता है कि अगर हम सभी एक साथ लेकर चले या फिर सभी को एक साथ व्यवस्था में आगे बढ़े तो वो हमारा संघवाद कहलाता है। क्लियर। जिसके अंतर्गत अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट है 4.6.1 केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों का संबंध क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो राज्य होता है जो हल अलग अलग व्यवस्थाओं को अपने अपने राज्य के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन केंद्र आपका देखा जाता है कि हमारा यहाँ पर सरकार की जो व्यवस्था होती है वो महत्वपूर्ण रूप से सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है। केंद्र सरकार का सर्वोपरि व्यवस्था के रूप में देखा जाता है और जो राज्य होता है वो एक छोटा सा अंश भी देखने को मिलता है। केंद्र ही व्यवस्था, केंद्र राज्य के ऊपर पाया जाता है लेकिन राज्य केंद्र के अंदर या फिर बोल सकते हो नीचे पाया जाता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमारे सरकार का जब बनना होता है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपका देखा जाता है केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल है जो केंद्र रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का मतलब होता है सबसे अधिक जो व्यवस्था होती है, विवाद होती है, वो हमारे धन और संपत्ति के रूप में देखने को मिलता है। जो देखा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रक्रियाएं यूज की जाती है, जो अपनाई जाती है, वो दोनों अपने अपने तरीके से अपनाते हैं। अब जैसे कि भारत में केंद्र है, केंद्र व्यवस्था क्या है भाई, भारत आपका जो दिल्ली है वो केंद्रीय है ना। तो दिल्ली में क्या है, केजरीवाल है। केजरीवाल भाई अपने तरीके से बिजली फ्री कर रखा है, अपने तरीके से डीटीसी बस के पास फ्री कर रखे हैं महिलाओं के लिए, मतलब जो जो सुविधाएं दे रखी है। तो ये केंद्र की व्यवस्था है। ठीक है। अब जैसे यूपी हो गया, वो एक राज्य है भाई। यूपी में भी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्रों का नामकरण कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों का बदलाव कर रहे हैं, संरचना कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। तो उस स्थिति में वो राज्य हो गया। ठीक है। लेकिन जो केंद्र होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र है, वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो वो आपका देखने को मिलता है, केंद्र आपका पूरी रूप से देखा जाता है तो सर्वोपरि माना जाता है। अब उसके बाद हम अगला अगला आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा जो है राज्यपाल शासन। राज्यपाल शासन दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विवाद के रूप में रहा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सबसे राज्यपाल व्यवस्था जो हमारे राष्ट्रपति शासन है। ठीक है। राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति शासन के रूप में देखा जाता है, जो इसका मुख्य माना जाता है। केंद्र तथा मनोनीत करने की प्रक्रिया मानी जाती है, केंद्र के द्वारा ही यहाँ पे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, या फिर आपका देखा जाए सिफारिश के रूप में, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है मंत्रिमंडल के सलाह से होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उनके सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। जो हमारे राज्य से संबंधित कोई भी व्यवस्था है या फिर कोई भी कार्य है, राज्यपाल के द्वारा ही चलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है या फिर चुनने की प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री के रूप में उनके मुख्यमंत्री के सलाह से ही किया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा 4.7 है सापेक्ष लचीलापन। सापेक्ष लचीलापन जो यानी कि भारतीय संविधान का जो हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान जो है लचीला दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, वर्णन कीजिए। क्योंकि भारतीय संविधान का लचीला क्यों पाया जाता है संविधान, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अलग अलग व्यवस्थाएं, या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ यहाँ पर जो क्षेत्रों के अनुसार, जो व्यवस्थाओं के अनुसार जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अत्यधिक है। जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी व्यवस्था पर फैसला लेने तथा उसकी सुनवाई करने में हमें लंबे समय लग जाते हैं, तथा हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से व्यक्तियों को न्यायिक व्यवस्था में उनको फैसले या फिर व्यवस्था उनके उनके प्रति सुनवाई भी नहीं हो पाती, तथा हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से मुजरिम हैं जो बाइज्जत बरी होकर उन पर मुकदमे की स्थिति भी नहीं होती। तो इस स्थिति में हम ये देखने को मिलता है कि कोई भी गुनहगार, कोई भी व्यवस्था,
कोई भी बोल सकते हो कि जो आतंकवादी या फिर कोई भी मुजरिम है, वो आसानी से भारतीय संविधान या फिर भारतीय मतलब मुकदमे के रूप में या फिर न्यायिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को बचा लेता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचीला है, जिसमें हम संपूर्ण अपने अधिकारों की बात की जाए तो कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का हनन कर रहा है, वो आपका देखा जाता है कि अगर वो कानून व्यवस्था का भी सहारा लेना चाहे तो भी उस व्यक्ति का आपका देखने को मिलता है कि उसके द्वारा कोई सहारा नहीं मिल पाता, और कानून जो है पूर्णतः उस पर अच्छे तरीके से उसके व्यवस्था तथा उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पर सोल्व नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसका तो एक अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इतना सबसे बड़ा संविधान है, तथा यहाँ पर लोग हैं, इतने लोगों के बारे में अलग अलग प्रकार के जो बोल सकते हो कि केसेस आना, अलग अलग प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होना, इसके कारण हमारा जो भारतीय संविधान है लचीला पाया जाता है। ठीक है, सख्त ना होने के कारण यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में लचीलापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 4.8। 4.8 जो कि आपका सारांश, जो कंक्लूजन और निष्कर्ष बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि भारतीय संविधान का सफलतापूर्ण दस्तावेज, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का हम लचीलापन देखें और अलग अलग व्यवस्थाओं का मूलभूत आवश्यकताएं देखें, और उसके तत्पश्चात हमने ये देखा कि यहाँ पर किस तरीके से केंद्र और संघवाद है, वित्तीय आपातकालीन जितने भी आपातकाल, उन सभी के बारे में चर्चा किया, तथा हमने ये भी देखा कि मूल कर्तव्यों के रूप में मानव का क्या दृष्टिकोण है, अधिकार क्या होते, इन सभी के बारे में जिक्र करते हुए अपने पूरे इस पाठ्य को हमने पूर्ण किया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।